तो क्वालिटी ऑफ एविडेंस डिपेंड करती है दो चीजों के ऊपर। पहली चीज है रिलायबिलिटी और दूसरी चीज है रिलेवेंस। ठीक है, दो चीजों के ऊपर डिपेंड करती है कि भाई एक तो एविडेंस रिलायबल कितना है और दूसरा एविडेंस रिलेवेंट कितना है। रिलायबिलिटी मतलब ट्रस्ट की बात हो गई, विश्वास कितना किया जा सकता है इस एविडेंस पे। और रिलेवेंस मींस कि भी कितना रिलेवेंट, कितना रिलेटेड है एविडेंस आइटम को प्रूव करने के लिए ना। हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट आइटम को प्रूव करने के लिए या जो भी आइटम है उससे कितना संबंधित है, कितना रिलेटेड है ये। ठीक है ना, तो दो चीजों के ऊपर आपकी क्वालिटी डिपेंड करेगी, पहली रिलायबिलिटी और दूसरी हमारी रिलेवेंस। ठीक है ना, इसको थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ लेते हैं। रिलायबिलिटी को ये कहते हैं कि भाई जितना एविडेंस ट्रस्टवर्दी होगा उतना एविडेंस रिलायबल होगा फ्रॉम द ट्रस्टवर्दी डिपेंडेबल सोर्स। तो अच्छा, रिलायबिलिटी डिपेंड किस चीज के ऊपर करती है? रिलायबिलिटी डिपेंड करती है, ट्रस्ट डिपेंड करता है सोर्स के ऊपर। बेटा किसके ऊपर डिपेंड करता है? सोर्स पे। कहने का मतलब ये कि आप इस चीज को समझो, आपके घर के पास कोई मर्डर हो गया, ठीक है, आपने तो देखा नहीं है होते हुए, ठीक, और आपसे पुलिस वाले पूछताछ करना है कि भाई मर्डर हुआ है नहीं हुआ। अब उन्होंने आपसे पूछा तो आपने बोला हाँ मैंने सुना है मर्डर हुआ। और एक केस ऐसे लेके चलो कि भाई आपने मर्डर होते हुए देखा, एक्चुअली में किसी का मर्डर हो रहा था, तो पुलिस वाले किस सिनेरियो में आपके ऊपर ज्यादा विश्वास कर सकते हैं? जब आपने वो देखा था या जब आपने वो सुना था? व्हेन इट वाज, ये सोचिए। जब देखा था। जब देखा था ना, दैट इज। तो एविडेंस जितना डायरेक्ट होगा ना, समझना बात को, एविडेंस जितना डायरेक्ट है, जितना कम पास ऑन होकर के आया है, जितना डायरेक्ट है, जिस पर्सन से जनरेट हो रहा है, अगर उसी से मिल जाए तो उसकी रिलायबिलिटी बढ़ जाती है। अगर पास ऑन होकर के आएगा एविडेंस तो उसकी रिलायबिलिटी कम हो जाएगी। ये सीधी सी बात इन लोगों ने बनाई है। तो नाउ देयर आर सर्टेन रूल्स जो कि हमको देते हैं कि भाई देखो रिलायबिलिटी, आप एविडेंस कब ट्रस्टवर्दी ज्यादा होगा, कब रिलायबल ज्यादा होगा, कब कम होगा। तो ये कहते हैं कि अगर आपको डायरेक्टली इंडिपेंडेंट एक्सटर्नल सोर्स से एविडेंस मिल जाए तो वो एविडेंस ज्यादा रिलायबल है इन कंपैरिजन टू क्लाइंट जनरेटेड एविडेंस। अब आप इस चीज को समझिए कि भाई मैं कह रहा हूं, मेरा क्लाइंट कह रहा है कि भाई मैंने जो है वो 3 लाख रुपए का माल बेचा, ठीक है, और उसके इनवॉइसेस उसने मेरे को लाके सबमिट भी कर दिए। तो ये तो मुझे नहीं पता ना सामने वाले को माल बेचा है नहीं बेचा, तो ये जो इनवॉइसेस मुझे सबमिट करे मेरे क्लाइंट ने सबमिट करे। और अगर इस बात को मैं कंफर्म कर लूं उस व्यक्ति से जिसको कि मेरे क्लाइंट ने माल बेचा है, उससे मैं रिटर्न कंफर्मेशन मांग लूं कि वाकई आपको 3 लाख रुपए का माल बेचा है, तो क्योंकि उसको डायरेक्टली बेचा हुआ है ना, वही व्यक्ति अगर आके मेरे को बोल दे कि हाँ भी इसने मुझे 3 लाख का माल बेचा था, तो एविडेंस की रिलायबिलिटी बढ़ जाएगी इन कंपैरिजन की मेरे क्लाइंट से पूछूं। फर्क समझ में आ रहा है आपको दोनों बातों के बीच में? यस और नो? यस जल्दी सर। बताओ। कहने का मतलब ये कि मान लो भाई आपने किसी से उधार ले रखा है और आप मुझे आके बोल दो अमन सर हमने उधार लिया, तो मैं कैसे विश्वास करूं कि आपने उधार लिया है? लेकिन अगर मैं उसी पर्सन से पूछूंगा अभी तुमने उसको उधार दिया है, तो मेरी को तुम्हारे पे या तुमने जो एविडेंसेस दिए हैं या डायरेक्टली जो मैंने एविडेंस किए कलेक्ट किए वो ज्यादा ट्रस्टेबल होंगे इन कंपैरिजन टू यू। तुमसे जो पूछा और डायरेक्टली जो पूछा उसमें मेरी रिलायबिलिटी उसके ऊपर है जो डायरेक्ट मैंने पूछा, मैं तुम पे इतना विश्वास नहीं कर सकता। तो रिलायबिलिटी का फर्स्ट जो बेसिक रूल है वो ये है कि भाई अगर वो आपको इंडिपेंडेंट एक्सटर्नल सोर्स से खुद ही मिल जाए तो वो ज्यादा रिलायबल है इन कंपैरिजन क्लाइंट के जनरेटेड एविडेंस। जो क्लाइंट एविडेंस देता है ना उससे ज्यादा जो है वो रिलायबल एविडेंस एक्सटर्नल सोर्सेज से होते हैं, डायरेक्टली, इनडायरेक्टली भी नहीं, वो भी डायरेक्टली। ठीक है, सेकंड पॉइंट दैट इज एविडेंस ऑब्टेन डायरेक्टली बाय द ऑडिटर इज मोर बाय एविडेंस ऑब्टेन इनडायरेक्टली। तो जितना ज्यादा डायरेक्टली आप एविडेंसेस ले लेंगे उतना वो ज्यादा रिलायबल होंगे इन कंपैरिजन की जो इनडायरेक्टली एविडेंसेस आपने लिए हैं। दोनों पॉइंट समझ में आ गए? भी रिलायबिलिटी दो चीजों के ऊपर तो डिपेंड करती है, थर्ड भी अभी पढ़ ही लेंगे। समझ में आए दो पॉइंट्स? यस और नो? जल्दी बताओ। यस यस सर। महवेश, निधि, सारिया समझ में आ गए? दो तीन चार पांच बच्चों को तो हम ये कह रहे हैं कि यस भाई evidence which has been taken from the independent external source is more reliable than the client generated evidence.
evidence that has been directly obtained by the auditor is more reliable than the evidence obtained indirectly. And the third point says client generated evidence is the least reliable source of evidence. तो जो एविडेंसेस हमारा क्लाइंट खुद जनरेट कर रहा है वो आपके लीस्ट रिलायबल सोर्स होता है, आप उनके ऊपर विश्वास नहीं कर सकते। जो इंफॉर्मेशन हमारे खुद ही क्लाइंट जनरेट कर रहा है ना, वो लीस्ट रिलायबल सोर्सेज होता है, क्योंकि वो ऐसे सोर्सेस हैं जहां पर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को मैनिपुलेट किया जा सकता है। फिक्शियस एविडेंस, फर्जी एविडेंस आपको दिए जा सकते हैं। क्लाइंट ऐसे एविडेंस जनरेट कर सकता है मोर रिलायबल इफेक्टिव कर। अब इन्होंने लेकिन एक यहाँ पे एक्सेप्शनल बात बोली है। ये एक्सेप्शनल बात क्या बोली इन्होंने? इन्होंने कहा कि भाई कब हमारे क्लाइंट के द्वारा जनरेट किए गए एविडेंसेस की क्वालिटी या रिलायबिलिटी ज्यादा होगी। व्हेन क्लाइंट जनरेटेड एविडेंस आर मोर रिलायबल, यार आर ऑफ गुड क्वालिटी, कुछ भी लिख दो ना। तो ये कब होगा? एक क्वेश्चन आप लोगों के सामने ना मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि ऐसा होगा। ये आप क्वेश्चन आपसे पूछा भी जा सकता है कि भाई ये बताइए कि क्लाइंट के यहाँ पर जो जनरेट एविडेंस हो रहे हैं वो रिलायबल कब होंगे, है ना? ये क्वेश्चन आपसे पूछा भी जा सकता है। ठीक है, तो हमारा जो ISA 500 है वो क्या कहता है कि देखो क्लाइंट के जनरेटेड एविडेंस भी रिलायबल हो सकते हैं अगर जो इंटरनल कंट्रोल्स हैं वो आपके इफेक्टिव हो। क्या हो भाई? व्हेन दे आर इफेक्टिव एंड एफिशिएंट। अगर इंटरनल कंट्रोल्स इफेक्टिव और एफिशिएंट हैं तो क्लाइंट के द्वारा जनरेट किए गए एविडेंसेस भी या क्लाइंट के द्वारा जनरेट किए गए डॉक्यूमेंट्स भी रिलायबल हो सकते हैं, कंपैरेटिवली ज्यादा रिलायबल हो सकते हैं। ठीक है भाई, क्योंकि देखो इंटरनल कंट्रोल का मतलब समझते हो ना क्या होता है? आई थिंक अब लोग सब यहाँ पर जानते हैं, सारिया, गर्विता, निधि, सब जानते हो इंटरनल कंट्रोल का मतलब क्या होता है? यस सर। यस सर। जो कंट्रोल्स आप अब उनको बनाने के पीछे पर्पस है ना, उनको बनाने के पीछे पर्पस होता है कि भाई एरर्स को, फ्रॉड्स को प्रिवेंट करना, फर्स्ट एंड फोरमोस्ट थिंग्स, एंड डिटेक्ट करना। तो अगर क्लाइंट ने कंट्रोल अच्छे सेटअप कर रखे हैं तो इसका मतलब फ्रॉड कम होता होगा और गलतियां भी कम होती होंगी। होता होगा नहीं होता होगा? यस और नो? यस सर। अगर क्लाइंट के इंटरनल कंट्रोल्स व्हेन दे आर वर्किंग इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली, वो अपना काम अगर अच्छे से कर रहे हैं तो इवन हमारे क्लाइंट जनरेटेड एविडेंस भी रिलायबल हो सकते हैं, मोर रिलायबल। मतलब पूरी तरीके से नहीं बोलूंगा कि भाई डायरेक्ट इंडिपेंडेंट एक्सटर्नल सोर्स है डायरेक्ट उससे ज्यादा रिलायबल हो जाएंगे, बट कंपैरेटिवली वो व्हेन द इंटरनल कंट्रोल्स आर नॉट वर्किंग प्रॉपर्ली से ज्यादा रिलायबल हो सकते हैं। लेकिन फिर भी ये कहते हैं इसका मतलब ये नहीं है कि ऑडिटर सिर्फ और सिर्फ क्लाइंट के जनरेटेड एविडेंस के ऊपर रिलाय करें। इसका मतलब सही, इसका मतलब बस इतना सा है कि इट सिंपली व्हेन मोर रिलायबल एविडेंस इज अवेलेबल टू ऑडिटर। तो इसका कहने का मतलब बस इतना सा है कि जब ऑडिटर के पास ये मौका है कि भाई ज्यादा रिलायबल एविडेंस लेने की जरूरत है तो वो ज्यादा रिलायबल एविडेंस लेते हैं। अगर एक सिचुएशन कंसीडर करो आप कि आपका जो क्लाइंट है उसके इंटरनल कंट्रोल्स अच्छे से काम कर रहे थे और उसने आपको एविडेंस दिए, सबूत दिए किसी बात को लेकर के, आपने ले लिए, एंड यू हैव द अपॉर्चुनिटी ऑल्सो टू टेक द एविडेंस फ्रॉम द इंटरनल एक्सटर्नल सोर्स, इंडिपेंडेंट एक्सटर्नल सोर्सेस। तो आप क्या करोगे? क्या आप ये देखोगे कि भाई क्योंकि मेरे क्लाइंट के इंटरनल कंट्रोल्स दे आर वर्किंग फाइन, दे आर वर्किंग एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली, तो ये एविडेंस अच्छा होगा, तो मैं इंडिपेंडेंट एक्सटर्नल सोर्स से कंफर्मेशन नहीं मांगता। आप ऐसा करोगे या फिर आप इंडिपेंडेंट एक्सटर्नल सोर्स से भी एविडेंस लोगे? ये बताओ। मैंने एक सिचुएशन दी, समझ में आगे सबको? यहाँ पे गर्विता, जूही, महवेश, निधि, सारिया, एक सिचुएशन दी, समझ में आई आप लोगों को? यस सर। यस सर। सबको आ गया? मेरा एक बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन आप लोगों से कि आप ऑडिटर हो, आपने इंटरनल कंट्रोल्स टेस्ट किए एंड आपको रिजल्ट मिला कि इंटरनल कंट्रोल्स अच्छे काम कर रहे हैं, तो भाई मैं क्लाइंट जो खुद एविडेंस उसकी उसकी ऑर्गेनाइजेशन से जनरेट हो रहे हैं, उसके इंस्टीट्यूशन से जनरेट हो रहे हैं, मेरे पास वो है, एंड आई डू हैव आल्सो द अपॉर्चुनिटी टू टेक द एविडेंस फ्रॉम द इंटरनल इंडिपेंडेंट, तो क्या आप इंडिपेंडेंट एक्सटर्नल सोर्स को छोड़ दोगे? क्या ऐसा करोगे आप कि आप इंडिपेंडेंट एक्सटर्नल सोर्स से भी एविडेंस लोगे ही लोगे? ये बताओ क्या करोगे? एक्सटर्नल सोर्स से भी Yes. लेंगे एविडेंस।
एक्सटर्नल सोर्स से भी एविडेंस लेंगे, है ना। तो इन्होंने कहा कि देखो अगर कंट्रोल्स आर इन प्लेस कोई बात नहीं, एविडेंस अच्छे हो सकते हैं, लेकिन स्टिल जब ऑडिटर को ये मौका मिले कि ज्यादा रिलायबल एविडेंस अवेलेबल हो तो उसे वो एविडेंस लेने चाहिए, ठीक है। उसमें हम नेग्लिजेंस नहीं कर सकते। आ गया बेटा समझ में, क्लियर है ये वाली बात। तो कुछ रूल्स हम लोगों ने सीख लिए रिलायबिलिटी को लेकर के कि इंडिपेंडेंट एक्सटर्नल सोर्स क्लाइंट की जनरेटेड एविडेंस से ज्यादा रिलायबल होते हैं, डायरेक्ट एविडेंसेस इनडायरेक्ट एविडेंसेस से ज्यादा रिलायबल होते हैं, क्लाइंट खुद जो एविडेंस जनरेट कर रहा है वो लीस्ट रिलायबल सोर्स है, लेकिन वो मोर रिलायबल हो सकता है इफ द कंट्रोल्स आर इन प्लेस, बट स्टिल इफ द कंट्रोल आर इन प्लेस, अगर आपके पास मौका है यहाँ पे ज्यादा रिलायबल एविडेंस लेने का तो आपको लेना पड़ेगा। इसके अलावा रिटर्न एविडेंस आपके ओरल एविडेंस से ज्यादा रिलायबल है, ये तो सिंपल सा रूल है ना भाई। क्लाइंट ने मुझे कोई ओरल बात बोली, मैंने सुन लिया, और क्लाइंट से उसकी जगह पे रिटर्न बात बोली, तो ऑफ कोर्स सी बात है रिटर्न एविडेंस ही ज्यादा रिलायबल होगा ना। आया ना, यस और नो। Yes, sir. देखो रिटर्न एविडेंस आज मैं ना तुमको ऐसे एक्चुअल सिचुएशन बनाता हूँ ना आज की, कि रिटर्न एविडेंसेस कितने जरूरी होते हैं। तो एक में हमारा क्लाइंट है ऑफिस का, तो उसने उसका कोई डिस्प्यूट हो गया उसके वेंडर के साथ, एंड वेंडर मतलब जिनके साथ वो बिजनेस करता था, और अब दोनों के बीच में लिटिगेशन चालू हो गया। एक सेकेंड ना होल्ड कर। हाँ भाई सॉरी फॉर द इंटरप्शन। तो हमारा एक क्लाइंट था, वो उसको पैसा चुकाना था और सामने वाले पर्सन को पैसा लेना था, तो कोर्ट में डिस्प्यूट चला गया, उसके अगेंस्ट में ऑर्डर ऑर्डर भी हो गए। अब ऑर्डर्स के एग्जीक्यूशन की बारी है, तो कोर्ट ने बोला भाई इसका पैसा चुका दो। तो उसने बोला साहब मैंने तो पैसा दिया हुआ है इसको, इसने जो है मुझसे बोला था, और मैंने बहुत सारा पैसा इसको कैश में दे दिया। तो कोर्ट ने उसको बोला कि भाई देखो आपने कैश में पैसा दिया होगा उसको हम डिनाई नहीं करते, बट वी कैन नॉट रिकॉर्ड इट एज एविडेंस ना। आपके पास सबूत नहीं है प्रूव करने के लिए कि आपने वो पैसा कैश में पे कर दिया है। अल्टीमेटली व्हाट हैज बीन रिकॉर्डेड, आपने जो पैसा रीपे उसको ऑन रिकॉर्ड्स किया है, आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो बोलते हैं, उसी चीज को कोर्ट रिकॉर्ड पे दे सकता है और एडजस्ट कर सकता है। अदर देन जो पैसा आपके आज की डेट में ड्यूज बोल रहा है वो आपको पे करना ही पड़ेगा। अब ये चीज कितनी आगे डिफिकल्टी दे सकती है, यस और नो, आया ना। Yes, sir. उसको तो क्लाइंट के साथ इतनी ज्यादा डिफिकल्टी हुई कि वो बहुत ज्यादा पैसा था, लाइक 1.77 करोड़ रुपीज उसको पे करने थे। और उसने बोला सर मैं 55 लाख रुपए भेज सकता हूँ, मेरे पास नहीं है। तो कोर्ट ने बोला कोई बात नहीं, 15 दिन जेल रह गया हो, तो आज उसको जेल कर, उसको बेचारे को जेल उठा के भेज दिया 15 दिन के लिए। पर अब वो कर क्या सकते हो, कोर्ट में बहुत बड़ा सब मैंने कैश दे रखा है, ऐसे मेरे से रोकड़ ले लिया, ये तो उसने एडजस्ट किया नहीं। तो कोर्ट ने बोला भाई आपकी बात ठीक है, बट व्हाट वी कैन डू, हम बियॉन्ड इसके आगे नहीं जा सकते ना। हमारे पास जो रिकॉर्ड हमारे सामने रहेगा, रिटर्न रिकॉर्ड, वो सही। तो हमेशा एज अ ऑडिटर भी, और मैं ना खाली ऑडिटर की बात नहीं है, आपकी पर्सनल लाइफ में बात कर रहा हूँ। तो कभी भी कोई काम करो, कोई पैसे का जब जब लेन देन होना, तो ये बहुत जरूरी है कि वो लेन देन आपका रिटर्न फॉर्म में होना चाहिए। अब वो टाइम नहीं रहा, पहले तो क्या होता था लोग बाग, आपको पता होगा कि भाई रिटर्न में बहुत कम लेन देन करते थे, सब ऐसे ही चलता था, क्योंकि लोगों पे विश्वास एक दूसरे पे बहुत ज्यादा था, जबान की बहुत वैल्यू होती थी। लेकिन अब वो टाइम नहीं रहा है, अब वो टाइम थोड़ा रहा है कि आप हाँ बेटी की किसी ने बोल दिया पैसे ले लिया आपने दे दिए, अगली आप मुकर जाएगा अगला, क्या करोगे फिर आप। तो ये बहुत जरूरी चीज है कि whenever you are, जब पैसों की बात हो, जब बिजनेस की बात हो, तो नथिंग इज ऑन द बेसिस ऑफ ओरल, उसके बेसिस पर हम नहीं कर सकते। ये सब चीजें पुराने तरीके हो चुके हैं, या फिर आपका बिजनेस इतना बड़ा नहीं है, छोटा सा बिजनेस है, तब आप ये सब चीजें कर रहे हो। बट एट अ सर्टेन पॉइंट ये जरूरी है कि हर चीज के रिटर्न एविडेंसेस अवेलेबल होने चाहिए। तो एज अ ऑडिटर भी व्हाट इज मोर रिलायबल एविडेंस, ओरल एविडेंस ज्यादा रिलायबल है, रिटर्न एविडेंस ज्यादा रिलायबल है, कैसा एविडेंस ज्यादा रिलायबल है? Written. An रिटर्न। evidence. हाँ तो आपको एक कोशिश ये करनी चाहिए कि मैं कोई भी एविडेंस अगर ले रहा हूँ, कोई भी बात अगर मैं पूछ रहा हूँ, तो मैं कोशिश करूं कि मेरे क्लाइंट से उसे रिटर्न में मांगने के लिए, भैया मेरे को रिटर्न में आप जवाब दो इस बात का, ठीक है ना। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, उसके अलावा
ओरल एज ओरल रिप्रेजेंटेशन कैन बी विड्रॉन और चैलेंज, तो कोई फर्क नहीं पड़ता उसका। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, अब इसके अलावा एक रूल उन्होंने बताया कि आपके सामने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है और फोटोकॉपी है, व्हाट विल बी द मोर रिलायबल एविडेंस? ओरिजिनल रिलायबल होगा या फोटोकॉपी रिलायबल होगी, ये बताइए। Original. ओरिजिनल विल बी ऑलवेज बी मोर रिलायबल एविडेंस। तो अगर आपके पास सामने दो चीजें हैं, या फिर अगर आपके पास ये आप अपने क्लाइंट से बोल सकते हो कि भाई मुझे फोटो कॉपीज नहीं चाहिए या मुझे ई कॉपीज नहीं चाहिए, आई वांट टू सी दी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, आप कोशिश कीजिए उससे ओरिजिनल मांगने की। व्हेन देयर इज अपॉर्चुनिटी नहीं है तो बात खत्म। ठीक है, आ गया समझ में रिलायबिलिटीज के रूल्स सारे यहाँ पे? Yes, sir. Yes, sir. है ना? तो ये सारे हमारे रिलायबिलिटी को लेकर के रूल्स हो गए। Broadly speaking, the more reliable the evidence, the less of it auditor will need. तो ये रूल मैंने आपको समझा दिया, जितना रिलायबल एविडेंस होगा उतना नंबर ऑफ एविडेंसेस की आपको जरूरत पड़े। इफ एविडेंस इज अनरिलायबल इट विल नेवर बी अप्रोप्रिएट फॉर द ऑडिट, नो मैटर हाउ मच इज गैदर्ड। और अगर अनरिलायबल एविडेंस है तो चाहे भले कितने एविडेंसेस आप कलेक्ट कर लो, वो हमेशा आपके लिए कम ही पड़ेंगे। ये हमारा ISA 500 कहता है। नाउ द रिलेवेंस, रिलायबिलिटी का मतलब समझ में आ गया भाई, एविडेंस कितना विश्वासपूर्ण है, कितना उस पर ट्रस्ट किया जा सकता है। क्लियर हो गई रिलायबिलिटी पे बात? Yes, sir. Yes, sir. सेकेंड देखिए रिलेवेंस, रिलेवेंट। अब रिलेवेंट क्या होता है? एविडेंस रिलेट टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट असर्शन बीइंग टेस्टेड। तो जो भी असर्शन आप टेस्ट कर रहे हो उससे रिलेटेड आपका एविडेंस होना चाहिए। ठीक है, अब जैसे मैं एग्जांपल दिया, अभी मेरा क्लाइंट है तो उससे पूछा जा रहा है भाई आपने 1,77,00,000 के बदले में क्या पेमेंट किया, तो बोलेगा इसको तो नहीं किया मैंने, किसी और को किया था। तो हाउ दिस इज रिलेवेंट एट ऑल ना? आपने किसी को भी पैसा दिया हो, इसको दिया नहीं दिया वो बात करो ना, ये रिलेवेंट बात होती है। इधर उधर की बातें नहीं करनी चाहिए। जब आपसे मैं अगर बोल रहा हूं कि भाई मेरे को बैंक स्टेटमेंट या बैंक बैलेंस का एविडेंस चाहिए, तो एविडेंस किस चीज से रिलेटेड होना चाहिए? वो बैंक बैलेंस से रिलेटेड होना चाहिए। ये सिंपल सी बात है, रिलेवेंसी का टेस्ट बस इतना सा है। ठीक है, तो ये क्या कहते हैं? फॉर एग्जाम्पल व्हेन अटेंडिंग एन इन्वेंट्री काउंट, तो जब आप इन्वेंट्री काउंट अटेंड कर रहे थे, इन्वेंट्री काउंट का मतलब क्या हो गया? जब गोडाउन में जो भी उनका क्लोज स्टॉक है उसकी गिनती हो रही है, जो भी उनकी इन्वेंट्री है वो जब वो गिना जा रहा है और हमारा ऑडिटर वहां पर उसको अटेंड कर रहा है, तो रिलेवेंट एविडेंस क्या होगा उस वक्त? ये बताइए कि आपको जैसे टेस्ट चेक, अब आप इन्वेंट्री काउंट में गए कि भाई मैं देखता हूं चल के भाई ये लोग इन्वेंट्री गिनते कैसे हैं, ठीक है ना? तो आपके लिए रिलेवेंट एविडेंस क्या होगा उस वक्त, ये कंफर्म करने के लिए कि हाँ भाई इन्होंने इन्वेंट्री सही तरीके से काउंट की? व्हाट विल बी द रिलेवेंट एविडेंस, ये सोचिए। तो इन्होंने एक सर्टेन एग्जांपल दिया, इन्होंने बोला कि पहले तो आप सेलेक्ट अ सैंपल ऑफ आइटम्स ऑफ फिजिकल इन्वेंट्री एंड ट्रेस देम टू द इन्वेंट्री रिकॉर्ड। तो ये कहते हैं कि आपको क्या करना चाहिए? आपको सैंपल लेने चाहिए आइटम्स के। किसके आइटम्स के सैंपल लेने? मतलब आइटम जो भी उनका है, जैसे साबुन का अगर बिजनेस है तो साबुन के आपको सैंपल लेने चाहिए। एंड ट्रेस देम टू द इन्वेंट्री रिकॉर्ड टू कंफर्म द कंप्लीटनेस। देखो भाई, आपने देखा है साबुन का पैकेट, देखा है आप लोगों ने कभी? कभी क्या मतलब, देखा ही होगा साबुन का पैकेट को? जैसा जल्दी बताओ। Yes, sir. देखा होगा ना? अब एक यूनिट साबुन है, ठीक है, एक ही यूनिट है, तो कभी भी उसको पढ़ोगे ना। 9 बज गए क्या? अभी तो 8:40 हुआ, साइन आउट क्यों हो गया पता नहीं। चलो कोई बात नहीं, एक यूनिट, कोई भी एक सिंगल यूनिट लेना। तो आपके यूनिट के पीछे का जब आप पैकेट पढ़ोगे तो उसके पीछे इंफॉर्मेशन रिटर्न रहती है यहाँ पे बहुत सारी, ये सुनो, लिखा रहता है ना, इंफॉर्मेशन रहती है उसमें बहुत सारी। हाँ यार, Yes. Yes, sir. जब इंफॉर्मेशन होगी तो उसमें देखना बैच नंबर लिखा रहता है। ठीक है, बैच नंबर मींस जैसे साबुन की मैन्युफैक्चरिंग होती तो वो लॉट में होती है, लॉट नंबर या बैच नंबर। भाई ये 1,000 क्वांटिटीज उन लोगों ने प्रोड्यूस कर ली, फिर 1,000 और, तो वो ऐसे बैच नंबर या लॉट नंबर वो लोग लिखते हैं, है ना? सो अब मैं काउंटिंग देख रहा हूं जाकर के कि भाई गिनती है, तो जो इन्वेंट्री के रिकॉर्ड होंगे, अगर एक यूनिट साबुन से फॉर एग्जांपल बैच नंबर 7 की मेरे को
मैं ये सैंपल उठा करके लेकर के आ गया और मैंने रिकॉर्ड किया, तो मुझे रिकॉर्ड्स में दिखना चाहिए ना कि भाई ये बैच नंबर 7 का जो है वो एंट्री हुई हुई है, यस और नो। अगर वो गोडाउन में पड़ा हुआ है एक साबुन जो कि बैच नंबर 7 का है, तो ऑफकोर्स सी बात है कि रिकॉर्ड में भी वो चीज होनी चाहिए कि यहाँ पे बैच नंबर 7 की सो एंड सो नंबर ऑफ यूनिट जो है वो हमारे पास गोडाउन में है ना बेटा, यस और नो। Yes, sir. तो व्हेन आई एम अटेंडिंग द इन्वेंट्री काउंट, सबसे पहला रिलेवेंट एविडेंस क्या है कि भाई रिलेवेंट एविडेंस ये है कि वो जो फिजिकल इन्वेंट्री हो रही है तो उसका सैंपल लें और जो रिकॉर्ड है फिजिकल रिकॉर्ड उसको चेक करें कि वाकई इस यूनिट की एंट्री रिकॉर्ड में हुई है या नहीं हुई है। आ गया समझ में, ये रिलेवेंट एविडेंस हो गया। क्लियर है बेटा, समझ में ही बात यहाँ पे, यस और नो रिलेवेंसी का मतलब। Yes, sir. Yes, sir. वहां पे प्रेजेंट होकर के देखा तो मैंने सिर्फ खाली गिनते में देख करके नहीं आ गया, वो क्या जमा रहे हैं मुझे क्या पता यार, वो मुझे उसका सैंपल लेके मुझे देखना चाहिए ना एक्चुअली में रिकॉर्ड है नहीं, तो दैट इज समथिंग फिजिकली आई ऑब्जर्व, वो मैंने एविडेंस कलेक्ट किया। तो यहां से जो मुझे एविडेंस कलेक्ट हुआ कंप्लीटनेस का, टू कंफर्म द कंप्लीटनेस ऑफ दी, तो अगर ये यूनिट मिल गई दैट इज ओके, तो मैं बोलूंगा हाँ भाई अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स कंप्लीट है। एंड दी वाइस वर्सा। अब अगर मान लो रिकॉर्ड में लिखा है कि बैच 9 की, ये बैच 7 था ना, बैच 9 की 50 यूनिट्स यहां पर होनी चाहिए, तो मुझे इसका वाइस वर्सा भी तो चेक करना चाहिए कि भाई जो रिकॉर्ड में चीज है वो वाकई गोडाउन के अंदर इसकी 50 यूनिट्स यहां पर होनी चाहिए बैच 9 की, ये भी होना चाहिए भाई, वाइस वर्सा भी होना चाहिए, तभी कंप्लीट माना जाएगा रिकॉर्ड तो आपका, तभी आपकी जो इन्वेंट्री है वो कंप्लीट मानी जाएगी, हाँ या ना, यस और नो। Yes, sir. जल्दी वो बात समझ में आ गई ना, मैं बिल्कुल एक अपोजिट बात कर रहा हूँ। पहले मैं गया गोडाउन में, मैंने वहां पे इन्वेंट्री लोगों को काउंट करते हुए देखा, फिर वहां से मैंने एक सैंपल उठाया, सैंपल उठा के मैंने देखा कि अच्छा तुम्हारी वो जो रिकॉर्ड बुक है वो दिखाओ जहां पर तुम इन्वेंट्री लिखते हो कितनी बड़ी गोडाउन में, तो उसमें मैंने देखा ठीक है भाई। और भी कोई क्लास है क्या? तरुण आप कौन से बैच के हो बेटा? सही है तरुण, कोई बात नहीं। तो मैं कहता कि तो वो मैंने देखा कि हाँ भाई ठीक है वो बैच नंबर 7 की यूनिट रिकॉर्ड में है, तो उसका अपोजिट भी तो होना चाहिए। अगर रिकॉर्ड में लिखा है कि बैच नंबर 9 की 50 यूनिट या 500 यूनिट्स पड़ी है गोडाउन में, तो होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए वो वहां पर, यस और नो। Yes, sir. Yes, sir. दैट्स हाउ यू कंफर्म दी कंप्लीटनेस ऑफ द अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। अब ये कंप्लीटनेस को लेकर के जो ऊपर वाला अपन ने किया था ना, ये कंप्लीटनेस को लेकर के यहाँ पे रिलेवेंट है। सेलेक्ट अ सैंपल ऑफ आइटम ऑफ फिजिकल इन्वेंटरी एंड ट्रेस देम टू द इन्वेंटरी टू कंफर्म द कंप्लीटनेस ऑफ द अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। ठीक है, तो फर्क दोनों के बीच में लेकिन है, जो हमने फिजिकल इन्वेंट्री उठा करके वो साबुन जब उठा करके मैंने रिकॉर्ड में चेक किया, तो इससे जो एविडेंस मिल रहा है ये कंप्लीटनेस के लिए एविडेंस है रिलेवेंट। किसके लिए एविडेंस है रिलेवेंट? ये एविडेंस रिलेवेंट है कंप्लीटनेस के लिए बेटा, कि हाँ भाई जो एक्चुअल में इन्वेंट्री पड़ी है वहां पर वो यहाँ पर रिकॉर्ड करी जा रही है, तो कंप्लीटली ये लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं। लेकिन ये एग्जिस्टेंस के लिए जो है वो रिलेवेंट नहीं माना जा सकता, क्योंकि आप इस चीज को समझिए। मैं एक आपके सामने एक बुक रख देता हूँ राकेश, जिसके अंदर लिखा हुआ है कि हाँ भाई मेरे पास इतना क्लोजिंग स्टॉक है, तो स्टॉक है या नहीं है उसका एग्जिस्टेंस आप कैसे चेक करोगे, ये सोचिए, कैसे चेक करोगे उसका एग्जिस्टेंस? मेरा क्वेश्चन समझ Inventory. मेरा क्वेश्चन समझ में आया आप लोगों को? मैं एक बार वापस समझाता हूँ। से फॉर एग्जांपल आप किसी कार कंपनी की ऑडिट कर रहे हो, कार कंपनी वालों ने आपको एक अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स दे दी और अपना स्टॉक रजिस्टर भी दिया। उस स्टॉक एक्सचेंज रजिस्टर में लिखा हुआ है कि 31 मार्च को उनके गोडाउन में 50 गाड़ियां पड़ी हुई हैं। तो ये जो 50 गाड़ियां पड़ी हुई हैं, अभी तो आपके पास सिर्फ रिकॉर्ड्स ही है ना देखने के लिए, क्या है भाई, रिकॉर्ड ये देखने के लिए आपके पास, तो आप ये कंफर्म करने के लिए कि वाकई ये 50 गाड़ियां हैं नहीं, आप क्या करोगे ये बताओ, क्या Physically करोगे? count करेंगे. फिजिकल काउंट करने जाओगे ना तभी तो एग्जिस्टेंस कंफर्म होगी। तो हर चीज हर असर्शन के लिए एक प्रोसीजर जो है वो रिलेवेंट नहीं हो सकता है।
ठीक है ना। इन्वेंट्री को लेकर के ही आपके दो अलग अलग प्रोसीजर्स जो हैं वो दो अलग अलग असर्शंस के लिए रिलेवेंट है बेटा। इन्होंने ये बोला कि बुक्स में आपको इन्वेंट्री दिख रही है, ठीक है, उस इन्वेंट्री की कंप्लीटनेस के लिए तो आपको ये चेक करना चाहिए कि भाई जो गोडाउन में माल पड़ा है उसकी एंट्री हुई है नहीं हुई है, और जबकि उसके एग्जिस्टेंस के लिए आपको इसका उल्टा करना चाहिए कि भाई जो रिकॉर्ड्स में बात लिखी है वो एक्चुअली में एग्जिस्ट करती है नहीं करती, उसके लिए आपको इन्वेंट्री आकर के फिजिकली चेक करनी चाहिए। दोनों कंप्लीटनेस और एग्जिस्टेंस के लिए दोनों अलग अलग प्रोसीजर्स रिलेवेंट है। बात समझ में आई जो मैं समझाना चाह रहा हूं आप लोगों को? यस और नो? Yes, sir. तो कंप्लीटनेस के लिए फिजिकल इन्वेंट्री काउंट करना इज नॉट रिलेवेंट, और एग्जिस्टेंस के लिए सिर्फ बुक्स देखना इज नॉट रिलेवेंट। दोनों के लिए अलग अलग प्रोसीजर रिलेवेंट होते हैं। आ गया भाई समझ में? क्लियर है यहाँ पे? यस और नो? Yes, sir. चाय बली विल्स्ट का मतलब होता है चाय बली, प्रोसीजर आर सिमिलर नेचर, तो एक जैसे सिमिलर नेचर के हैं लेकिन उनका पर्पस जो है वो डिफरेंट असर्शंस को टेस्ट करने के लिए रहे रिलेवेंट है, मतलब अलग अलग रिलेवेंस है डिफरेंट असर्शंस को। ये नो समझा? तो रिलेवेंस को लेकर के ज्यादा तो नहीं है लेकिन इंपॉर्टेंट चीज है। देखो हर तरह के असर्शन को प्रूव करने के लिए आपको एक डिफरेंट प्रोसीजर जो होगा वो रिलेवेंट प्रोसीजर होगा। अब जैसे मैं ना एक एग्जांपल और ऊपर वापस चल जाते हैं, जैसे अभी ऊपर ने देखा था ना कि बैंक बैलेंस, अब आपके सामने बैंक बैलेंस लिखा हुआ है। बैंक बैलेंस कितना लिखा हुआ है? एक एग्जांपल और समझा रहा हूं मैं आपको। बैंक बैलेंस लिखा हुआ है 2 लाख रुपए, ठीक है। अब आप मुझे बता सकते हो कि आप इसमें असर्शंस क्या क्या होंगे? बैंक बैलेंस अगर बैलेंस शीट में लिखा है 2 लाख रुपए, तो क्या क्या असर्शंस इससे अराइज होते हैं? पहले तो भाई फिजिकली कोई अकाउंट होगा, फिजिकली बैंक में कितना पैसा होगा, फिजिकल असर्शन हो गया, या बैंक बैलेंस का कंफर्मेशन हो गया। यस और नो? हाँ या ना? Yes, sir. दूसरा इसका जो वैल्यूएशन है, एक ये असर्शन हो गया। तीसरा राइट एक असर्शन हो गया। अलग ऐसे ना 4-5 असर्शन हो गए अलग अलग। अब मैंने ऊपर क्या किया था, मैंने बैंक मैनेजर से रिटर्न कंफर्मेशन मांगा था कि भाई वाकई जो है 31 तारीख को बैंक में 2 लाख रुपए थे नहीं, मेरे पास रिटर्न कंफर्मेशन आ गया। तो इससे फिजिकल एग्जिस्टेंस तो प्रूव हो गया ना कि हाँ भाई वाकई में 2 लाख रुपए थे उस दिन अकाउंट में, ये तो प्रूव हो गया। यस और नो? Yes, sir. लेकिन क्या इन 2 लाख रुपए की जो वैल्यूएशन करी गई है, कंप्यूटेशन करी गई है, उसके लिए रिटर्न कंफर्मेशन रिलेवेंट प्रोसीजर है क्या? इससे प्रूव हो जाएगी क्या कंप्यूटेशन या वैल्यूएशन? कर सकते हो इसको प्रूव कि हाँ भाई वाकई उस दिन अकाउंट में 2 लाख रुपए ही होने चाहिए थे? इस बात को प्रूव किया जा सकता है क्या रिटर्न कंफर्मेशन से? ये सोच के बताओ। कर सकते हो रिटर्न कंफर्मेशन से प्रूफ कि हाँ भाई वाकई उस दिन 2 लाख रुपए होने चाहिए थे, सही वैल्यूएशन है हमारे बैंक में से। अगर मैंने 30 तारीख को एक चेक जारी किया होता तो क्या मुझे मेरा बैंक बैलेंस कम नहीं करना चाहिए था 31 तारीख को? सोचो। Yes, sir. तो रिटर्न कंफर्मेशन कैसे रिलेवेंट प्रोसीजर हुआ यहाँ पर वैल्यूएशन को प्रूव करने के लिए? यहाँ पे वैल्यूएशन सही करी करी ही नहीं करी है, बैंक में इतना पैसा उसका वैल्यूएशन आपने सही किया ही नहीं है सर यहाँ पे। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लेते हैं चलो रिलेवेंसी को समझने के लिए। आपके क्लाइंट के पास एक बिल्डिंग है जिसकी कीमत आज की डेट में 2 करोड़ रुपए है। अब इससे असर्शंस क्या क्या राइज हो रहे हैं? पहला असर्शन हो रहा है फिजिकली कोई बिल्डिंग है, फिजिकली यही बोलना चाह रहे हो आप? इसका मतलब आपने अगर बैलेंस शीट में लिखा है मेरे पास बिल्डिंग है 2 करोड़ रुपए की, तो वाकई कोई बिल्डिंग है या नहीं है? ये फिजिकल असर्शन हो गया। पहली बात तो वाकई फिजिकली होनी चाहिए भाई, मैं ये कह रहा हूँ। यस और नो? हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. असर्शन राइज होता है वैल्यूएशन, वाकई 2 करोड़ रुपए उस दिन उसकी वैल्यू है, क्योंकि मैंने बैलेंस शीट में बोला ना मेरे पास एक बिल्डिंग है जिसकी 2 करोड़ रुपए वैल्यू है, तो 2 करोड़ रुपए वैल्यू होगी उस दिन उसकी, नहीं होनी चाहिए थी? सोचो। राइट, ये बिल्डिंग मेरी है, मेरा इस पे अधिकार है बिल्डिंग पे। ये सर्टेन एग्जांपल हो गए, एक ही उससे अलग अलग असर्शन अराइज हो रहे हैं।
तो अब आप इन अलग अलग असर्शंस को प्रूव कैसे करोगे? आप एविडेंस क्या कलेक्ट करोगे? आपने एक प्रोसीजर परफॉर्म किया, आप जो है वो इंस्पेक्शन के लिए चले गए कि हाँ भाई चलो देख के आते हैं बिल्डिंग है या नहीं है। तो आपने एक प्रोसीजर परफॉर्म किया इंस्पेक्शन, और बिल्डिंग वहां पर थी। तो वो बिल्डिंग, अब इंस्पेक्शन से ये तो पता चल गया बिल्डिंग यहां पर थी या नहीं, लेकिन इस बिल्डिंग पर अधिकार है या नहीं इससे प्रूव हो जाएगा कि इंस्पेक्शन से ही खाली? ये सोच के बताओ। जल्दी बताओ। हो जाएगा कि प्रूव? मैं, आप ऑडिटर हो और आपने अपने क्लाइंट की बिल्डिंग देखने गए, यार चलो मैं देख के आता हूँ बिल्डिंग इसकी। ये कह रहा है इसके पास एक बिल्डिंग है जो 2 करोड़ रुपए की है, तो आपने बिल्डिंग देख ली, इससे प्रूव हो गया क्या कि वो बिल्डिंग मेरे क्लाइंट की है? No, sir. भी हो जाएगा, भी हो Sir. जाएगा, नहीं होगा ना? No, sir. नहीं होगा ना? यस और नो? डेफिनेटली नहीं होगा सर। खाली बिल्डिंग देखने से ये कैसे पता चल जाएगा कि ये बिल्डिंग मेरे क्लाइंट की है नहीं है? तो इसका मतलब इंस्पेक्शन फिजिकल एग्जिस्टेंस को प्रूव करने के लिए तो रिलेवेंट प्रोसीजर है, लेकिन बिल्डिंग के ऊपर मेरे क्लाइंट का राइट है या नहीं, इसको प्रूव करने के लिए रिलेवेंट प्रोसीजर नहीं है। इसके लिए रिलेवेंट प्रोसीजर क्या होगा? ऑफ कोर्स सी बात है, मैं उससे डॉक्यूमेंट्स ही मांगूंगा। भैया बिल्डिंग के डॉक्यूमेंट्स ला करके दिखाओ कि वो आपके हैं, कागज होने चाहिए ना, खरीदी होगी ना आपने बिल्डिंग, सेल एग्रीमेंट आपका होगा, सेल डीड होगी सरकार से, अगर आपको लीज मिली हुई तो वो आपके पास होगा। वही चीजें देख करके तो मैं कंफर्म करूंगा हाँ भाई ये मेरी बिल्डिंग, मेरे क्लाइंट की बिल्डिंग है या नहीं है। यस और नो? आई बात अब समझ में? Yes, sir. Yes, sir. बस मैं इतना ही समझाना चाह रहा हूँ। तो अलग अलग असर्शंस को प्रूव करने के लिए आपको डिफरेंट डिफरेंट जो है वो एविडेंसेस की जरूरत पड़ती है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट द एविडेंस शुड बी रिलेवेंट टू द असर्शन। तो जो असर्शन आप प्रूव करने जा रहे हो उसी से रिलेवेंट आपका क्या होना चाहिए? यहां पर एविडेंस होना चाहिए। आगे समझ में? क्लियर है यहां तक? यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. तो समराइज कर देते हैं। तो हमने पढ़ा कि भाई एविडेंसेस आपके पास होने चाहिए। कैसे एविडेंसेस होने चाहिए भाई आपके पास? जल्दी बताओ। Sufficient and appropriate. आपके पास होने चाहिए सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट एविडेंसेस जिनके ऊपर आप रीजनेबल कंक्लूजन ड्रॉ करें और जिसके ऊपर हम ऑडिट ओपिनियन देंगे। एंड दी वेरी सेकंड थिंग, सफिशिएंसी मींस द क्वांटिटी ऑफ एविडेंसेस, कि भाई आपको कोई असर्शन प्रूव करने के लिए कितने एविडेंसेस की जरूरत पड़ेगी। एंड द सेकंड, appropriateness का मतलब the quality of evidence, and it is basically depend upon the two things. First is the reliability and the second thing is the relevancy. Reliability further उसके अपने कुछ rules हैं कि भाई आपके external independent जो sources हैं वो ज्यादा reliable evidence आपको देंगे जब in comparison to client आपके जो evidences देता है। सेकेंड रूल हमारा ये था कि डायरेक्ट एविडेंसेस मोर रिलायबल होते हैं इनडायरेक्ट से। थर्ड रूल हमारा ये था कि भाई क्लाइंट के खुद के जनरेट किए हुए एविडेंसेस पर हम विश्वास नहीं कर सकते। ओनली इन अ सिचुएशन जहां पर कंट्रोल्स अपनी जगह पर हैं वहीं पर क्लाइंट के दिए गए एविडेंसेस पर विश्वास किया जा सकता है। ठीक है, लेकिन फिर भी अगर आपके पास ज्यादा रिलायबल एविडेंसेस लेने की अपॉर्चुनिटी है तो आप रिलायबल एविडेंसेस लेंगे। ये हमारा कंक्लूड हो गया। आगे भी बात समझ में क्लियर है? यस और नो? यहां तक Yes, sir. सारिया गर्विता चारों बच्चों को समझ में आ गया? हमारे स्टूडेंट गायब हो गई है, बट दैट्स फाइन। चलो इस क्लास को फिर आज हम यहीं पे खत्म करते हैं, है ना? विल कंटिन्यू टुमारो। इसके आगे का जो है कल कंटिन्यू करेंगे। चलिए बाय, गुड नाइट।